प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग यूपीटीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार संपूर्ण मेघदूतम का क्रमशः गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग पिछली कक्षा तक इसके 28 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं। अब उन 28 श्लोकों में मेघ का मार्ग क्या है उसको हम लोग इस चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तत्पश्चात 29वें श्लोक से आज की कक्षा को फिर अध्ययन किया जाएगा आगे। ठीक, तो इस 28वें श्लोक के मेघ के मार्ग को मित्रों हम लोग पिछले जो हमने मेघ के मार्ग के चित्र को बनाया था वो दशाण देश तक के पहले को हम बना चुके हैं। जो हमारे भाई बहन देख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसके पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में बनी है, पड़ी हुई है, क्रमशः देख सकते हैं। अब मित्रों देखिए, अच्छा मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है आप लोगों से कि आप लोग भी मित्रों क्रमशः जो हम चल रहे हैं चित्र खींचते हुए मेघ के मार्ग का, तो आप लोग भी बनाते हुए चलिए, ताकि आप लोगों के भी दिमाग में एकदम ना ये जो मेघ का मार्ग है एकदम इस प्रकार से छप जाएगा कि किस राज्य के बाद, किस प्रदेश के बाद, किस पर्वत के बाद कौन सी नदी आती है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषण क्या है ना, एकदम छप जाएगा अगर हम लोग इस प्रकार से मेघ के मार्ग को चित्रों से भी पढ़ते चलेंगे तब। अब देखिए कैसे छपेगा। ठीक, देखते हैं मित्रों। देखिए मेघ वहां से आगे बढ़ता है, नर्मदा नदी के विंध्य ये तलहटियों से उनका पार करके जब आगे बढ़ता है, देखिए यह दशाण देश को पहुंचता है। वहां तक का तो मेघ मार्ग खींचा ही जा चुका है। दशाण देश को पहुंचता है मित्रों, तो दशाण देश की विशेषताएं क्या है यद्यपि पहले चर्चा हो चुकी है, लेकिन मित्रों थोड़े समय के लिए यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं कि यह दशाण देश जहां पर कि यह देखिए चौराहे पर या इन वृक्षों में या घोंसला बनाने के कौवों से युक्त वाला है, व्यस्त वाला यह दशाण देश है। एक विशेषता, यह एक विशेषण हुआ। दूसरा विशेषण कि यहाँ के वनों में जो है कि जामुन के यह फल पक गए हैं तुम्हारे आगमन से, जिससे यह काले काले होने के कारण रमणीय वन वाला है, यह दूसरा विशेषण हुआ। तीसरा कह रहे हैं कि जो केवड़े के बाढ़, यहीं पर मित्रों देखिए केवड़े की भी चर्चा है पहले हो चुकी है, इसलिए विस्तृत हम लिख नहीं रहे हैं। केवड़े की बागों से उजली कांति वाला यह युक्त है दशाण देश। यह हो गया मित्रों कौन सा विशेषण, तीसरा इसका विशेषण। और जब तुम मेघ पहुंचोगे तो ये लोग जो हंस हैं यहाँ पर कुछ ही दिनों से युक्त हो जाएंगे, अर्थात फिर ये छोड़ करके चले जाएंगे। अब इसके बाद देखिए मेघ कहाँ बढ़ता है मित्रों, हम लोगों को ये उत्तर दिशा में फिर आगे बढ़ता है और जा पहुंचता है कहाँ पर, विदिशा नगरी को जा पहुंचता है। तो ये मित्रों रहा मेघ का विदिशा नगरी में आगमन। आए राइट। अब विदिशा नगरी में जब पहुंचता है तो वहां पर कहते हैं कि जैसे तुम विदिशा नगरी में पहुंचोगे तो वहां तट पर जब तुम गर्जना करोगे, इस वेत्रवती के गर्जना करते हुए करे इस वेत्रवती के, इसका कैसा जल है मित्रों, मीठा है ना, स्वादु। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्वादु यानी कि मीठा। लिख भी ये दे रहे हैं, उससे आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। इस वेत्रवती के इस मीठे जल को तुम क्या करोगे, तो कह रहे पान करोगे। और किसके समान अब तुम करोगे पान, तो कह रहे हैं कि जैसे अधर, जैसे नायक नायिका का अधर पान करता है उसके समान तुम इसके पान करते हुए संपूर्ण फल को प्राप्त कर लोगे। यहीं पर चर्चा होती है ना कि तुम संपूर्ण फल को प्राप्त ये कर लोगे। अब कहते हैं इस विदिशा नगरी का पान कर लेने के बाद, इसका अधर पान करके आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ते हुए मित्रों कहाँ आ जाओगे तुम, नीचे पर्वत पर। कहाँ आओगे आगे, नीचे पर्वत पर। ठीक, एक चीज मित्रों याद रख लेना है कि यह नीचे पर्वत जो है इस विदिशा नगरी में ही है ना, यह विदिशा नगरी में ही है। अब जगह उधर स्पेस नहीं होने के कारण मैंने यहाँ पर बनाया है। अगर आप लोगों के जो नोट्स बना रहे होंगे उसमें जगह होगा तो इसको खींच लीजिएगा, इस विदिशा नगरी में ही। ठीक, हाँ अच्छा एक चीज यहाँ पर छूट गया, यह विदिशा नगरी क्या है, राजधानी है। किसकी राजधानी है मित्रों, इस दशाण देश की राजधानी है ना, दशाण देश की राजधानी है, यह भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, उस राजधानी में कह रहे जब दशाण देश पर विदिशा नगरी को पहुंचोगे तो उसी विदिशा नगरी में यह नीचे ही पर्वत है। और इस नीचे ही पर्वत की क्या विशेषता है मित्रों,
है ना। इसकी विशेषता हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है कि प्रौढ़ पुष्पहि कदम्बहि पुलकितमिव प्रौढ़ पुष्पहि कदम्बहि, यानी कि यहाँ पर क्या है तो मित्रों कदम्ब के पुष्प, यह कदम्ब पुष्प से युक्त है, पुष्प से युक्त रोमांचित हो रहा है यह पर्वत। बाकी से चर्चा हो चुकी है। अर्थात कदम्ब के पुष्प, कदम्ब के वृक्ष, कदम्ब के फल, कुछ भी परीक्षा में पूछ दे कि इससे युक्त पर्वत कौन सा है मित्रों, तो नीचे गिरी है। ये रहे कदम्ब के कुछ पेड़ हमने बना दिए हैं, राइट। इस तरह से भी समझ सकते हैं ये कदम्ब के पेड़ हो गए। अब आगे इसकी एक दूसरी विशेषता इस नीच गिरी पर्वत की बता देते हैं कि यह क्या है मित्रों। देखिए यहाँ पर हमने खींच रखा है, यह क्या है, गुफा है ना। यह क्या है तो शिलावेश्म है। यह क्या है मित्रों, शिलावेश्म, ठीक है, ये शिलावेश्म है अर्थात गुफा। और इस गुफाओं से सुगंध जो निकल रहा है यहाँ की, जो इस विदिशा नगरी की, भाई विदिशा नगरी में नीचे ही पर्वत है तो विदिशा के ही जो युवतियां हैं, जो वैश्याएं हैं, वही इसमें आएंगी रमण करने, रति क्रीड़ा करने। तो साथ में जो उस विलासवर्धक, भोग विलासवर्धक जो इत्र यहाँ पर छिड़कती हैं इस गुफा में जा करके, इस गुफा से वह सुगंध फैल जाता है इस पूरे नगरी में, कह ले इस पूरे पर्वत पर, नगरी में नहीं पर्वत पर, इस पर्वत पर हे मेघ, यह देखा ये रहा मेघ, तुम क्या करना, विश्राम करना। इसी जगह में विश्राम करने के लिए मेघ को कहता है दूसरी बार, पहला अम्रकुट पर्वत, दूसरा यहाँ पर तुम विश्राम कर लेना। अब विश्राम करके मित्रों तुमको आगे बढ़ना है। वहां ही नहीं कि बस विश्राम कर तो जाकर वहीं सो गए, नहीं, वहां से फिर आगे बढ़ना है, ठीक। अब फिर आगे बढ़ोगे मित्रों तो यह दो काम तुमको करते हुए जाना है। थोड़ा सा जगह कम है मित्र, इसलिए मैंने इसी तरह यह बना रखा है कि ये देखिए वन नदी है। यह क्या है, यह देखिए वन नदी है। इस वन नदी के किनारे यह जूही की कलियां उगी हुई हैं उपवनों में। इन जूही की कलियों को यह जो स्त्रियां हैं यह चुन रही हैं। पुष्पलावी मुखा नाम है ना। कौन से श्लोक में हम लोगों ने अध्ययन किया, 27वें श्लोक में, 27 श्लोक में, कि पुष्पलावी मुखा नाम, यानी पुष्प चयन करने वाली स्त्रियां जो होंगी। तो यहाँ पर तुमको दो काम करना है। एक तो पहला काम यह रहा कि बारिश करके इन जूही की कलियों को सींचना है फुहारों से, फुहारों के द्वारा इन जूही की कलियों को सींचना है। और दूसरा काम यह करना है कि तुम इन स्त्रियों को, जिनका कि बार बार ये पसीना पोंछने से, है ना, उसकी पीड़ा से जो इनके कमल के फूल हैं कान में लगे हुए वो मुरझा गए हैं, ऐसे मलिन मुख वाली को तुम छाया दे करके इनसे परिचय बढ़ाते हुए जाना, ठीक। तो दूसरा इनको छाया देना है, इनसे परिचय बढ़ाना है, और पहला यहाँ पर फुहारा देना है। इन दो काम को करते हुए मित्रों अब मेघ कहाँ बढ़ जाता है, इस उज्जैनी के तरफ। लेकिन अब कहते हैं कि उज्जैनी जाने में यद्यपि वक्रः पंथा, है ना, कहते हैं कि वक्रः पंथा यद्यपि भवतः, कि आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन है ना, उत्तर दिशा में जाते हुए आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ की जो स्त्रियां हैं उनकी भ्रू विलासों से और उनकी कटाक्षों से अगर परिचित नहीं किए ना, नहीं उसका तुम विहार किए, नहीं आनंद लिए, तो जीवन के संपूर्ण फल से, अरे जीवन का फल पाने से तुम वंचित रह जाओगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उज्जैनी नगरी आ जाता है, जहाँ की विशेषता है मित्रों ऊंची अट्टालिकाएं, है ना। तो ऊंची अट्टालिकाओं वाली यह देखिए है, तो मैंने थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा बना दिया है, ठीक। बाकी तो यह नगर है, राजधानी है, तो छोटे छोटे रहेंगे। यह ऊंची अट्टालिकाओं वाली उज्जैनी नगरी है, तो यहाँ पर मैंने ऊंची अट्टालिका को हम बना दिए हैं, ठीक मित्रों, है ना। अब यहाँ पर जाएंगे तो आगे और भी वर्णन है। अब यहाँ तक 28 श्लोक में यहाँ पर पहुंचने का मेघ से यक्ष अनुरोध कर चुका है। अब आगे 29वें श्लोक को देखा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं मित्रों यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यह मेघ पहले दशाण देश, फिर उसके बाद विदिशा, विदिशा में जा करके वेत्रवती के अधरपान करना, विदिशा के नीचगिरी, विदिशा में ही जो यह नीचे ही पर्वत है यह याद कर लीजिएगा, इस पर्वत पर विश्राम करना, फिर आगे जा करके इन स्त्रियों को छाया देना, फुहारों से बारिश करना, उसके बाद उज्जैनी जाना। यह रहा मेघ का मार्ग, राइट मित्रों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं हट जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और इसको अपने अनुसार अपने चित्र अपने नोट्स में बना भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 29वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। तो यह रहा 29वां श्लोक। पहले एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। वीचिक क्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणायाः संसर्पन्त्याः स्खलित शुभगम दर्शिता वर्तनाभेर निर्विन्ध्यायाः पथि भवरसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणामाद्य प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु। अब देखिए मित्रों कि मेघ उज्जैनी नगरी पहुंच करके उन वहाँ की जो पौरांगनाएं हैं उनकी हाव भावों से परिचित हो करके विहार करके अब उज्जैनी नगरी में ही बहने वाली इस निर्विंध्या नदी के पास पहुंचता है। तो अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से निर्विंध्या नदी के रस का पान करने के लिए कहता है। ठीक एकदम रस लेने का अनुरोध करता है। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण श्लोक है। अब कैसी निर्विंध्या नदी का उसका विशेषण क्या है मित्रों, विशेषता क्या है, देखते हैं इस श्लोक में, है ना। कह रहे वीची वीची क्षोभ, है ना। वीची का मतलब होता है मित्रों तरंग या फिर कह लें लहर। एकदम आराम से देखिए, एक एक शब्दों को हम बताते चलेंगे। तरंग, क्षोभ मतलब होता है चोट। ठीक, तो तरंग की चोट से, जब तरंग की चोट मतलब मित्रों जब लहरों की चोट लगती है तो क्या होती है, आवाज होती है। जब उसकी गर्जना होती है तो क्या होता है, तो स्तनित विहग श्रेणी, है ना। स्तनित विहग श्रेणी, यह स्तनित मतलब चहचहाते, वैसे तो मित्रों होता है गर्जना, लेकिन हम लोग यहाँ पर अर्थ क्या लेंगे, चहचहाना, है ना। तो चहचहाते हुए, चहचहाते हुए विहग माने पक्षियों, पक्षियों की श्रेणी, है ना, श्रेणी रूपी, श्रेणी रूपी अर्थात कह ले कि पंक्ति रूपी, कुछ भी कह सकते हैं पंक्ति रूपी। ठीक, कौन कह रहे, पंक्ति रूपी कांची गुड़ाया, करधनी वाली, है ना, करधनी वाली, करधनी वाली। यह मित्रों टोटल क्या है, वेत्र अरे निर्विंध्या नदी का विशेषण है। अब इसके पहले इसके तथ्य को समझिए। देखिए जब नदियों के किनारे जब जो वृक्ष होते हैं उस पे जो पक्षी बैठे रहते हैं, जब वो पानी की तरंगे जब उठती हैं इस प्रकार से लहराते हुए, तो उसमें चोट जब किनारों पर लगती है तो आवाज होती है। वह आवाज जब होती है तो पक्षी जो पे वृक्ष पे बैठे रहते हैं वह चहचहाते हुए उड़ जाते हैं। ठीक, और उड़ते हैं तो वह पंक्ति बांध करके उड़ते हैं। तो निर्विंध्या नदी के सेम वही बातें यहाँ पर महाकवि कालिदास जी लिख रहे हैं, कवियों के शिरोमणि, कि तरंग की चोट से, जब तरंग की चोट लगती है तो चहचहाते हुए पक्षियों की श्रेणी रूपी करधनी वाले, अब जो नदी इस प्रकार से बह रही है इसके आर पार जब इनकी पक्षियों की जब पंक्ति बनती है तो वह करधनी बन जाती है। करधनी का उसमें आरोप कर रहे हैं। ठीक, चलिए यह विशेषण हो गया। अब आगे कहते हैं कैसे निर्विंध्या नदी, तो कह रहे हैं कि संसर्पंत्या, संसर्पंत्या मतलब मित्रों बहती हुई। इसके देखिए मित्रों दो अर्थ निकल रहे हैं, एक नायिका के पक्ष में, एक निर्विंध्या के पक्ष में, क्योंकि निर्विंध्या नदी में नायिका का आरोप किया जा रहा है। तो पहले हम लोग उस नदी वाले अर्थ को देखते हैं, फिर नायिका वाले अर्थ को देखेंगे। तो बहती हुई स्खलित शुभगम, स्खलित मतलब मित्रों होता है रुक रुक कर, स्खलन गति से, रुक रुक कर, शुभगम माने सुंदर ढंग से। कैसे, सुंदर ढंग से, है ना, बहते हुए, सुंदर ढंग से बहते हुए। ठीक, तो रुक रुक कर सुंदर ढंग से बहते हुए। राइट, अब क्या है मित्रों, दर्शिता वर्तनाभे, दर्शिता माने दिखाने वाली। ठीक, दर्शिता अर्थात दिखाने वाली, कौन, तो कह रहे हैं कि आवर्त रूपी नाभिको, आवर्त रूपी नाभिको, है ना, आवर्त रूपी नाभिको दिखाने वाली। ठीक, तो मित्रों यह देखिए इसका क्रिया विशेषण, चलिए अच्छा विशेष विशेषण बाद में देख लेंगे। कर रुक रुक करके सुंदर ढंग से बहती हुई, है ना, आवर्त रूपी नाभि को दिखाने वाली, सब क्या है इस उसके विशेषण है। जब रुक रुक करके बहेगी मित्रों, आवर्त कब बनेगा, देखिए कालिदास हमने पहले ही कहा बड़ा ही सूक्ष्म, है ना,
इसीलिए नहीं कहा जाता कि जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि, है ना। और ये तो हमारे कवियों के शिरोमणि हैं, कालिदास जी ऐसे ही रचना नहीं किए हैं कि देखिए रुक रुक कर आवर्त दिखाने वाली। आप लोग जानते हैं जब तक से नदियों के जल में रुकावट नहीं आएगी तब तक से वह आवर्त नहीं बनेगा, वह बवंडर नहीं बनेगा। जब पानी रुकता है, रुक करके जब बहता है, तभी यह आवर्त बनता है। तो सोचिए कि कितनी सूक्ष्मता से महाकवि कालिदास जी ने वर्णन किया है ना। चलिए, ऐसी आवर्त रूपी नाभि को दिखाने वाली निर्विंध्याया, ठीक, अर्थात निर्विंध्या है ना, आवर्त रूपी नाभि को दिखाने वाली उस निर्विंध्या नदी से, पथ मतलब रास्ते में या मार्ग में, रास्ता नहीं बल्कि हम लोग क्या लिखते हैं, मार्ग में, मार्ग में भव अर्थात हो जाओगे या हो, रसाभ्यंतर माने अंदर ही अंदर रस से परिपूर्ण, है ना, अर्थात भीतर रस से परिपूर्ण, ठीक। कब उससे भीतर रस से परिपूर्ण हो जाओगे? सन्निपत्य माने उससे मिल करके, उसके पास जा करके, उसके निकट जा करके, है ना, ठीक। मिल करके कर देते हैं, मिल करके या उसके पास जा करके, कुछ भी कह सकते हैं, पास जाकर, राइट। अब इतना पहले हम लोग अर्थ को समझ लेते हैं इन तीनों पंक्तियों के। कह रहे हैं यक्ष इस मेघ से कि हे मेघ, है ना, कि मार्ग में, पहले इसको हम लोग बोल लेते हैं तब वाक्य सही बैठेगा, कि मार्ग में तरंग की, जब तुम्हारा जो मार्ग तय कर रहे हो उस मार्ग में तरंग की चोट से चहचहाते हुए पक्षियों की श्रेणी रूपी करधनी वाली और रुक रुक करके सुंदर ढंग से बहती हुई आवर्त रूपी नाभि को दिखाने वाली इस निर्विंध्या नदी से तुम मिल करके, उसके पास जा करके, उससे मिल करके तुम भीतर ही भीतर रस से परिपूर्ण हो जाओगे, रस से परिपूर्ण हो जाओगे, अर्थात श्रृंगार रस इत्यादि से परिपूर्ण हो जाओगे। क्योंकि अब इस चौथे पंक्ति को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। करें कि स्त्री राम आद्य, स्त्रियों का प्रथम, आद्य माने प्रथम, तो कह रहे हैं कि स्त्रियों का प्रथम, ठीक, प्रणय वचनम यानी कि प्रथम प्रार्थना वाक्य, ठीक, प्रार्थना वचनम अर्थात वाक्य, ठीक। तो स्त्रियों का प्रथम प्रार्थना वाक्य विभ्रमो मने कहले कि हाव भाव ही प्रियेषु, मने निश्चय ही होता है, निश्चय ही, प्रियेषु मने प्रियतम के, यानी कि प्रियतम के प्रति, ठीक, प्रियतम के प्रति किया गया, ठीक। क्योंकि हे मेघ सुनो, प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव ही स्त्रियों का प्रथम प्रार्थना वाक्य होता है ना। स्त्रियों का प्रथम प्रार्थना वाक्य होता है, प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव, अर्थात जो भी वह इस नाभि इत्यादि को जो दिखाया करती हैं वह हाव भाव, ठीक है ना। अब मित्रों, इसके संपूर्ण अर्थ को एक बार पुनः 30 सेकंड में या 15 सेकंड में हम लोग बोल लेते हैं कि हे मेघ, जब तुम मार्ग में जाओगे तो तरंग की चोट से चहचहाते हुए पक्षियों की श्रेणी रूपी करधनी वाली और रुक रुक करके बहती हुई आवर्त रूपी नाभि को दिखाने वाली इस निर्विंध्या नदी से तुम मिल करके जाना, उसके पास जा करके मिल करके जब जाओगे तो उसके पास जाओगे तो मिल करके क्या हो जाओगे, भीतर ही भीतर रस से परिपूर्ण हो जाओगे, क्योंकि स्त्रियों का प्रथम प्रार्थना वाक्य प्रियतम के प्रति किया गया निश्चय ही हाव भाव ही होता है। राइट मित्रों, अब देखिए इसमें अद्यपि हम लोगों को चर्चा किया जाएगा। अब एक अर्थ तो ये हो गया, अब हम लोग इसको नायिका के रूप में देखते हैं। देखिए यहाँ पर मित्रों जो निर्विंध्या है इसको कह रहे यह नायिका है, ठीक, इसमें नायिका का आरोप है ना, कि निर्विंध्या, यह देखिए मेघ क्या है, नायक है यहाँ पर, यह भी याद रख लीजिए, यह भी परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है
कि मेघ की नायिका कौन है, तो निर्विंध्या नदी है, नर्मदा नदी नहीं है। नर्मदा नदी का तो वह जल पीता है, हिमालय अरे गंगा नदी नहीं है ना, यह नायिका है निर्विंध्या नदी, यह याद करिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये निर्विंध्या नदी देखिए नायिका है, ऑप्शन जैसा देगा, है ना, इस प्रकार से जो हमने अभी नायिका की बात किया ऑप्शन के। तो यह देखिए नायिका है, निर्विंध्या में नायिका का आरोप किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर यह जो है कि जो पक्षियों की जो श्रेणी है ना, पक्षियों की जो श्रेणी है, इसमें किसका आरोप किया गया है, करधनी का आरोप कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर रुक रुक करके सुंदर ढंग से यह बहना तो एक नदी के पक्ष में हो गया, और दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा कि एकदम सुंदर रुक रुक करके हाव भाव दिखाते हुए जैसे नायिका चलती है ना, कामुक नायिका जैसे चलती है वह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहती हुई है, अब नायिका के पक्ष में क्या ले लेंगे, चलती हुई। ठीक, चलती हुई यह अर्थ लगा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आवर्त रूपी नाभि की तो चर्चा है ही है। ठीक, अब जब ऐसी है ना, अर्थात अपनी नाभि इत्यादि दिखा करके प्रणय याचना करते हुए जो अपनी प्रियतमा से जो नायिका करती है ना, तो उस नायिका से जब जैसे नायक मिलता है तो भीतर ही भीतर रस से परिपूर्ण हो जाता है। तो किस रस से मित्रों, तो श्रृंगार रस से। किस रस से, श्रृंगार रस से परिपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से तुम भी जब अपनी नायिका इस निर्विंध्या नदी से मिलोगे तो भीतर ही भीतर रस से परिपूर्ण हो जाओगे। ठीक मित्रों, ये बातें हो गई दूसरे अर्थ की, है ना। अब देखिए इसमें से हम लोग परीक्षा के लिए जो प्रश्न निकालते हैं वह क्या है। ठीक, पहला तो देखिए यह है कि विचिक क्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुड़ाया कह, तो निर्विंध्या, क्या चूंकि इसका विशेषण है, यह क्या है मित्रों, विशेषण। ठीक, और यह क्या हुआ, निर्विंध्या क्या है, विशेष। इसके यहाँ पर दो विशेषण हैं, एकदम नोट करते चलिए। एक तो यह विशेषण हुआ और दूसरा विशेषण है दर्शिता वर्तनाभे, यह भी क्या है, विशेषण। किसका विशेषण मित्रों, है ना, इस निर्विंध्या नदी का। अर्थात ये तो पूछा जा चुका है शायद परीक्षा में प्रश्न कि आवर्त रूपी नाभि वाली कौन सी नदी है, आवर्त रूपी नाभि वाली कौन सी नदी है मित्रों, तो कौन सी नदी है, निर्विंध्या नदी है ना। पक्षियों से की पंक्ति रूपी करधनी वाली कौन सी नदी है, तो यह निर्विंध्या नदी है। दो प्रश्न हमारा तैयार। ठीक, अब अगर पंक्ति से उठा करके पूछ दे, है ना मित्रों, तो देखिए स्खलित शुभगम, यह भी देखिए विशेषण है। यह क्या है, विशेषण। कैसा विशेषण, क्रिया विशेषण है। कौन से क्रिया का, संसर्पंत्या। ठीक, बहती हुई, तो बह कैसे रही मित्रों, रुक रुक करके बह रही है ना, तो यह इसका देखिए क्रिया विशेषण हो गया। यह क्या हो जाएगा, विशेष, तो क्रिया विशेषण। अगर यह पंक्ति उठा करके परीक्षा में पूछ दे कि स्खलित शुभगम किसका विशेषण है ना, निर्विंध्या का या फिर यह किसका क्रिया विशेषण है, तो संसर्पंत्या का या फिर आल जाल, इसमें से कुछ भी दे दे, फलाना ढिमका, तो किसका है, इसका है। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रश्न इसमें से हो गया। अब इसमें देखिए तीसरी पंक्ति में चलते हैं, है ना। मेघ किस नदी से मिल करके अंदर ही अंदर रस से परिपूर्ण हो जाता है। फिर से समझिए, मेघ किस नदी से मिल करके अंदर ही अंदर रस से परिपूर्ण हो जाता है, तो निर्विंध्या नदी से मिलकर। निर्विंध्या, नर्मदा, है ना, बेत्रवती, फलाना ढिमका दे देगा, तो इस नदी से मिलकर, राइट, ये हो गया। अब तीसरा देखिए, इसमें से इस तीसरे प्रश्न से, इसमें से तीसरे पंक्ति से प्रश्नों को निकालते हैं हम लोग। ठीक, कि किसके प्रति किया गया हाव भाव स्त्रियों का, किसके प्रति किया गया पहला हाव भाव ही या प्रार्थना वाक्य उनका कहलाता है, तो प्रियतम के प्रति। तो किसके प्रति मित्र, प्रीतम के प्रति। वैसे इसमें से यह प्रश्न नहीं पूछेगा, यह पूछेगा कि यह कौन सा किसकी सुक्ति है, चूंकि मित्र यह क्या है, सुक्ति है, राइट। चलिए, तो यह इसके प्रश्न हो गए। अब मित्रों हम लोग इसमें अलंकार की चर्चा करते हैं, है ना। तो जैसा कि हमने कहा कि देखिए कि एक जगह यहाँ पर आरोप किया जा रहा है ना, पक्षियों की श्रेणी में पंक्ति का आरोप का, करधनी का आरोप। दूसरे जगह है ना, यहाँ पर जो है कि आवर्त में, इस आवर्त में नाभि का आरोप, आवर्त में नाभि का आरोप।
और इस निर्विद्या में इस नायिका का आरोप है ना। ये 3 जगह आरोप हो रहा है और इसलिए मित्रों यहाँ पर एक देश विवर्ती रूपक अलंकार है, एकदम नोट कर लीजिए। एक देश विवर्ती रूपक अलंकार। अब आप लोग कहेंगे रूपक तो समझ में आ रहा है सर, ये एक देश विवर्ती क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है। मित्रों मैंने रूपक अलंकार को बहुत ही काव्य प्रकाश के अनुसार इस प्रकार से विभाजन करके सिस्टम से पढ़ाया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके वहां से देख सकते हैं। वैसे थोड़ी सी चर्चा चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं कि जब किसी के भी एक भाग का अगर वर्णन किया जाता है, उसमें आरोप किया जाता है, तो एक देश विवर्ती अलंकार होता है। जैसे मान लेते हैं अगर इस किसी भी नायिका के पूरे उसके आंखों से लेकर बालों से लेकर के हाथों से लेकर के कमर से लेकर के गालों से लेकर के झुमका से लेकर के सबका अगर आरोप कर दिया जाएगा उसके संपूर्ण भाग का, तब तो पूर्ण रूप से रूपक अलंकार हो जाता है। लेकिन जहां पर सिर्फ उसके एक भाग का अलंकार, एक भाग का अगर आरोप किया जाए, ठीक, तो वहां पर एक देश विवर्ती होता है। तो देखिए कहीं पर करधनी है, कहीं पर चाल है, इस प्रकार से एक एक देश का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए एक देश विवर्ती रूपक अलंकार है। विस्तृत अध्ययन मित्रों आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के कर सकते हैं, राइट। चलिए अब इस निचले वाले पंक्ति में अगर अलंकार पूछ देता, यह तो अलंकार जो ये वाला अलंकार है मित्रों ऊपर की 3 पंक्ति के लिए है, और जब ये निचले वाले पंक्ति से जब अलंकार पूछा जाए तो निचले वाले पंक्ति में मित्रों कौन सा है, अर्थांतर न्यास। क्योंकि देखिए ऊपर ही बात चल रही थी क्योंकि स्त्रियों का प्रथम है ना, तो ऊपर वाले वाक्य के तीनों का इसके द्वारा समर्थन किया जा रहा है, इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार है। और जब पूरे श्लोक में पूछ दिया जाता है इन दोनों को मिलकर के संकर अलंकार हो जाता है। यह नहीं पूछेगा, ऊपर बस ये 2 पंक्ति दे करके पूछ देगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो अगर रूपक ही वैसे देगा ऑप्शन में मित्रों। लेकिन अगर मान लेते हैं भूल चूक से कोई बड़े हमारे प्रकांड विद्वान के पास अगर पेपर बनाने के लिए चला गया तो एक देश विवर्ती भी दे देंगे, तो ऑप्शन में यही लगाना है, ठीक, और बाकी इसमें दे देगा तो अर्थांतर न्यास अलंकार। चलिए हम समझते हैं इसमें से विशेष विशेषण साहित्य अलंकार का हो गया चर्चा। रस तो बस एक ही रस है मित्रों, श्रृंगार रस, विप्रलम्ब श्रृंगार, ठीक, छंद एक ही है। अब हम लोग इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी की चर्चा करते हैं। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां परीक्षा की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं मित्रों, फिर भी एक बार तो देखना बनता ही है, 1-2 तो मिल ही जाएंगे महत्वपूर्ण, ठीक। देखते हैं, वीचि क्षोभम, वीचि नाम क्षोभम अर्थात लहरों की चोट। तो मित्रों यहाँ पर हम लोगों को षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। हमारी एक बहन का कहना है कि सर जो है कि इसमें समास नहीं समझ में आता है, तो धीरे धीरे अर्थों को लगाए मित्रों, अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। वैसे भी समास हमने पढ़ा चुका है, उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा इसको संपूर्ण समास को पढ़ाया है, तो उससे आप लोगों को इसमें सहायता हो जाएगी, ठीक। अब कह रहे हैं कि तेन स्तनितम, इस लहरों की चोट से गर्जित, तो तेन स्तनितम, तो मित्रों कौन सा समास हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष, अगर यहां तक पूछ दिया तो। अब कह रहे हैं तही बिहगा, उससे गर्चा चाहते हुए पक्षी मित्रों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, अगर यहां तक पूछ दिया तो। अब आगे आती है श्रेणी, तो कह रहे हैं कि तेषाम श्रेणी, उनकी श्रेणी, किसकी, विचिक्षोभ स्तनित विहगा, इनकी श्रेणी, तेषाम श्रेणी, तो मित्रों यहां भी कौन सा समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इस तरीके से अगर यहां तक पूछ दिया मित्रों तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अब अगर पूरे में ले लेंगे इसी तरह से तो क्या हो जाएगा, लास्ट में बहुव्रीहि समास। आ गई बातें समझ में। तो हम उम्मीद करते हैं इसमें से इस तरीके से नहीं पूछेगा, क्योंकि समास करने के बाद इसमें संधियां हुई हैं, ठीक, बड़े पद हैं इसमें। अब देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, संसर पंत्या, इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें मित्रों हम लोग सम उपसर्ग लगा लेते हैं, फिर श्रिप धातु लगाइए, फिर लट लकार में शत्रु प्रत्यय लगा करके इसके बाद क्या करना है, गीप प्रत्यय लगा लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, संसर्पंती, है ना, ठीक, ये बन जाएगा हमारा रूप। फिर हम क्या करेंगे, इसका रूप चला लेंगे, है ना, ये तो बन जाएगा, ये इसकी व्युत्पत्ति हुई। इसके बाद हम रूप चला लेंगे मित्रों, सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे और बना लेंगे संसर्पंत्या, है ना। चलिए
अब आगे देखते हैं, इस खलित शुभगम दर्शिता वर्तनाभे, इधर तुमको नहीं लग रहा है कि कुछ भी विशिष्ट वैसा है। निर्विंध्या, इसमें निर्विंध्या अर्थात विंध्य से, विंध्य पर्वत से निकली हुई, ये चीज याद रहे। यह कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत से निकलती है मित्रों। बहुव्रीहि समास, इसमें पूछ चुका है इस समास को, तो याद रहे बहुव्रीहि समास है। ठीक, पथिभव रसाभ्यंतर, ठीक है। तो रसः अभ्यंतरे यशसः, रसः अभ्यंतरे यशसः, कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। सन्नि समनि पथ कत्वाल्यप, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। स्त्री राम आद्य दीर्घ संधि प्रणय वचन विभ्रमो ही प्रियसु, तो मित्रों इधर हम समझते हैं कि कोई समस्या इधर व्याकरणात्मक टिप्पणियां से उधर कोई विशिष्ट है नहीं। ठीक, चलिए तो हम समझते हैं मित्रों इस श्लोक को अब पूर्ण रूप से हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया जाए। इस प्रकार से अध्ययन कर लीजिए मित्रों, पूछने दीजिए प्रश्न को, परीक्षा में कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। ठीक, देखते हैं अब हम लोग अगले श्लोक को। तो यह रहा अगला 30वां श्लोक, देख लेते हम लोग इसे एक बार। वेणीभूत प्रतनु सलिला तामतीतस्य सिंधु पाण्डुच्छाया तटरुहतरु भ्रंशिभिजीर्णपर्णैः सौभाग्यं ते सुभगविरः अवस्थया व्यञ्जयन्ति कार्श्यं येन त्यजति विधिना सत्वयोपपाद्यः। है ना मित्रों, इस प्रकार से गाते हैं। मेरा सुर नहीं बन पाता है, गला थोड़ा सा बैठा बैठा है, इसलिए मैं नहीं गाता हूँ, नहीं तो आप लोग भी हंसेंगे। कोई बात नहीं, जिनका गला बनता है, जिनके सुर अच्छे हैं, वो लोग इस सुर में गा सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इस श्लोक को। तो ठीक है, यक्ष जो है देखिए मेघ से अब निर्विंध्या नदी को पार करके सिंधु नदी को पहुंचने का वर्णन कर रहा है, और उस सिंधु नदी के कृष्णा को दूर करने की बातें कर रहा है। उस सिंधु नदी के कृष्णा को दूर करने का अनुरोध कर रहा है। अब वह कैसी सिंधु नदी है, किस प्रकार से उसकी कृष्णा को दूर करेगा, यह देखते हैं। और भी इसके बारे में मित्रों बहुत कुछ जानकारियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले हम लोग इसके अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसको देखा जाएगा। ठीक, तो देखिए अर्थ जानने के लिए मित्रों, सरलता से समझने के लिए वेणीभूत प्रतनु सलिला ताम अतीतस्य, यहां से चलते हैं। ताम मतलब उस, ताम अर्थात उस, अतीतस्य माने पार करके, उसको क्या करके? पार करके। तो उस किसको पार करके मित्रों? तो अभी हम लोगों ने जो जस्ट इसके पहले 29वें श्लोक में अध्ययन किया, क्या? निर्विंध्या नदी को पार करके, उस निर्विंध्या को पार करके तुम कहां पहुंच जाओगे? सिंधु, अर्थात सिंधु नदी को। इसको मित्रों हम लोग काली सिंधु भी बोलते हैं, है ना, काली सिंधु नदी भी कहते हैं। अभी इस कौन कौन सी नदियों की किस प्रकार से आई है सब चर्चा होगी यहाँ पर, है ना, लेकिन पहले अर्थ करे। उस निर्विंध्या नदी को पार करके तुम सिंधु काली नदी को पहुंच जाओगे। अब वह सिंधु काली नदी जब तुम पहुंचोगे वो कैसी दिखती है, उसकी क्या विशेषता है? अब मित्रों देखिए कितने सुंदर ढंग से महाकवि कालिदास जी बता रहे हैं कि वेणीभूत प्रतनु सलिला, कि वह सिंधु नदी जहां तुम पहुंचोगे, वेणीभूत अर्थात वेणी के समान, काले मित्रों चोटी के समान, जो बालों की जो चोटी होती है उसके समान, प्रतनु मतलब अल्प, है ना, अल्प, सलिला मतलब जल वाली है। ठीक है ना, कहे वह सिंधु नदी वेणी अर्थात चोटी के समान अल्प जल वाली है। और आगे बताते हैं कि पांडु छाया, है ना, यह पीली कांति वाले, पांडु छाया अर्थात मित्रों कह लें कि पीली कांति वाली है। यह दोनों देखिए मित्रों, यहीं पर समझ लेते हैं इस सिंधु नदी का यह दोनों विशेषण है। वह सिंधु नदी कैसी है? तो कह रहे वेणी चोटी के समान अल्प जल वाली है और पीली कांति वाली है। तब प्रश्न उठता है ना मित्रों कि वह इन दोनों इस प्रकार से की विशेषता वाली वह कैसे हो गई, अल्प जल वाली और पीली कांति वाली कैसे हो गई? तो पहले हम लोग देखते हैं कि वह सिंधु का है, वह सिंधु नदी
पीली कांति वाली कैसे हो गई है? तो कह रहे देखिए, तट रूह तरु भ्रंश भी जीर्ण पर्णहि, है ना। इसमें हम लोगों को 6 पद नजर आए। तट मतलब किनारे, है ना, किनारों पर या फिर तट पर। रूह मतलब उगे हुए, तो कह रहे किनारों पर, उसके तट पर उगे हुए। तरु अर्थात वृक्ष, उसके किनारों पर उगे हुए वृक्ष के। भ्रंश भी मतलब गिरने के कारण, गिरने से, है ना। उस इस सिंधु नदी के तट पर उगे हुए वृक्ष थे, किनारों पर वृक्ष उगे हुए थे और उनके पत्ते गिर गए थे। कौन से? पीले पत्ते। पीले पर अब यहाँ पर देखिए कैसे पत्ते, तो जीर्ण मतलब पीले अर्थात बूढ़े। तो पत्ता जब बूढ़ा होता है तो क्या हो जाता है? पीले। पीले पत्ते, पर्णय मतलब पत्ते, ठीक। तो कह रहे कि पीले पत्ते के गिरने से, पीली कांति वाली, पीले पत्ते के किनारों पर उगे हुए वृक्षों के गिरने से पीले कांति वाली। आगे बातें समझ में, फिर से समझिए। उसको पार करके, उस निर्विंध्या नदी को पार करके हे मेघ, तुम सिंधु काली नदी को पहुंचोगे और वह सिंधु नदी वेड़ी के समान अल्प जल वाली है और किनारों पर उगे हुए वृक्ष के गिरने से, पीले पत्ते गिरने के कारण वह पीली कांति वाली है। ठीक। अब सुनो, जब इस ऐसी विशिष्टताओं से भरी हुई उस सिंधु नदी पर पहुंच जाओगे तो सौभाग्यम ते शुभगम, हे शुभग, ते मतलब तुम्हारा, है ना, ते मतलब तुम्हारा, सौभाग्य मने सौभाग्य, ठीक, तुम्हारा सौभाग्य, ते विरहा विरहा अवस्थया, है ना, तुम्हारे सौभाग्य को विरहा अवस्थया व्यंजयति, प्रकट करेगी, प्रकट करेगी, ठीक, या करती है ना, कि जब तुम इस विशेषताओं से भरी हुई इस सिंधु काली नदी पर पहुंचोगे तो यह तुम्हारे किसको? सौभाग्य को प्रकट करेगी। किस प्रकार से, क्या करके सौभाग्य को प्रकट करेगी? तो अपनी विरहावस्था को दिखा करके, विरह अवस्था, है ना, विरह अवस्था के द्वारा, विरह अवस्था के द्वारा या विरह अवस्था द्वारा, ठीक, के भी रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। तो कह रहे जब उस सिंधु नदी को पहुंचोगे तो वह सिंधु नदी विरह अवस्था के द्वारा, अर्थात अपने विरह अवस्था के द्वारा वह तुम्हारे सौभाग्य को प्रकट करेगी। अब मित्रों, ये पंक्ति थोड़ी सी समझ में आप लोगों को नहीं आई होगी। अब इस प्रकार से समझिए, कहने का तात्पर्य यह है कि निर्विंध्या नदी देखिए है कि इस मेघ के, सुबह इस मेघ के वियोग में, अपने नायक के वियोग में वह कृश हो गई है, कमजोर हो गई है। जैसे एक नायिका होती है, अपने नायक के वियोग में वह कृश हो जाती है, लेकिन किसी भी पर पुरुष का वह आलिंगन नहीं करती, है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यह बता रही है कि देखिए कि यह जो सिंधु काली नदी है कि तुम्हारे वियोग में वह क्या हो गई है? विरह अवस्था के कारण अत्यंत कृश हो गई, अल्प जल वाली हो गई है। इस कृशता से, विरह अवस्था के द्वारा तुम्हारे सौभाग्य को प्रकट करेगी कि भाई सौभाग्य ही तो है आपका, नहीं तो क्या यह दूसरे का आलिंगन कर लेती और जल ही जल वाली हो गई रहती। ठीक इस प्रकार से दूसरे का आलिंगन नहीं की, इसलिए यह तुम्हारे सौभाग्य को अपनी विरहावस्था के द्वारा प्रकट करेगी कि तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। ठीक। अब सुनो, जब कोई भी नायिका जब विरहावस्था का प्रकट करती है तो नायक का यह प्रयोजन बनता है, यह मतलब उसकी बनता है कि वह उस कृष्णता को, उसके विरहावस्था को, उस वियोग को दूर करे। अब ठीक उसी बात को यहाँ पर कालिदास जी कह रहे हैं कि कार्श्यम एन की कृष्णता को, किसकी कृष्णता को? इस सिंधु काली नदी की कृष्णता को, एन मतलब जिस विधि से, विधि ना माने विधि से, जिस विधि से भी त्यजत माने त्याग दे या फिर दूर हो, कह ले जिस विधि से भी दूर हो। ठीक, कर उस सिंधु काली नदी की कृष्णता जिस विधि से भी दूर हो, सह मने वह, त्वयि उपपाद्य, है ना, त्वया उपपाद्य, तुम्हारे द्वारा उपपाद्य माने उपाय करना चाहिए या फिर उद्योग करना चाहिए। आगे बातें समझ में ना।
तो क्या कह रहे हैं कि हे मेघ, इस सिंधु नदी की यह कृशता चाहे जिस विधि से दूर हो, स त्वयोपपाद्य, वह तुमको उपाय करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए कि उस सिंधु नदी की कृशता दूर हो जाए। ठीक मित्रों, अब संपूर्ण अर्थ को एक बार देख लेते हैं कि हे मेघ, जब उस निर्विंध्या नदी को पार करके तुम सिंधु काली नदी को पहुंचोगे तो उस वह सिंधु काली नदी वेड़ी के चोटी के समान अल्प जल वाली हो गई है और किनारों पर उगे वृक्ष के गिरने के पीले पत्ते गिरने के कारण उस पीली कांति वाली हो गई है। जब वहां तुम पहुंचोगे तो वह विरहावस्था के द्वारा तुम्हारे सौभाग्य को प्रकट करेगी और जिस विधि से भी हो सके उस विधि को तुम उपाय करके अपना करके तुम उसके कृशता को क्या कर देना, दूर कर देना। आई बातें समझ मित्रों। अब चलिए हम लोग इसके कुछ पहले परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्नों को देखते हैं, फिर और भी चर्चा होगी इसके बारे में। ठीक, तो यहां पर मित्रों देखिए कि वेड़ी चोटी अल्प जल वाली, यानी कि चोटी के समान अल्प जल वाली, यह क्या है मित्रों, अभी हमने कहा विशेषण है। किसका विशेषण है? इस कहा गया सिंधु नदी का। ठीक, इस सिंधु नदी यह क्या हो गया, विशेष, यह इसका विशेषण है। यह पहला विशेषण है मित्रों। यह कौन सा विशेषण है? दूसरा विशेषण है। ठीक, ये वाला पांडुच्छाया। तो जब यदि परीक्षा में पूछ दे कि वेणी भूत प्रतन सलिला, पूछा जा चुका है मित्रों, पूछा जा चुका है कौन है, तो सिंधु नदी है। ठीक, पांडु छाया यानी काली पीली कांति वाली, यह पीली का जिससे काली नदी उसका पानी थोड़ा बहुत काला होगा और उसके ऊपर जब पत्ते गिर गए हैं तो पीली कांति वाली हो गई है, पीले पीले। तो पांडु छाया वाली नदी कौन है मित्रों? सिंधु नदी है। यह दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है ना। अब यहां से भी प्रश्न को मित्रों अगर खोदा जाए तो निकल जाएगा कि किनारों पर उगे हुए पीले पत्ते किस नदी में गिरते हैं? तो सिंधु नदी में गिरते हैं। आराम से हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। किसके प्राप्त होने पर यह जो है कौन, सिंधु नदी विरहावस्था के द्वारा उसके सौभाग्य को प्रकट करती है? तो मेघ के आने पर, या फिर इस प्रकार भी आ जाए कि मेघ के आने पर कौन नदी अपने विरहावस्था के द्वारा उसके सौभाग्य को प्रकट करती है मित्रों? तो कौन सी हो जाएगा नदी? सिंधु नदी। राइट। अब चलिए इसके द्वारा, है ना, मेघ को किस नदी के कृशता को दूर करने का उपाय करना चाहिए? फिर से सुनिए प्रश्न को। मेघ को किस नदी की कृशता को जिस विधि से भी हो दूर करने का उपाय करना चाहिए? तो सिंधु नदी के कृशता को दूर करने का उपाय करना चाहिए। सिंधु नदी की कृशता को दूर करने का उपाय किसको करना चाहिए? तो मेघ को करना चाहिए। राइट मित्रों। चलिए, ये इसका हो गया इससे प्रश्न। अब यहाँ पर बात कर ले मित्रों हम लोग थोड़ी सी सिंधु नदी की, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मित्रों देखिए, यह सिंधु नदी को कहते हैं लोग कि यह जो है नदी बहते हुए यह जो है काली नदी कहाँ पर बह रही है? तो जस्ट यह उज्जैनी में ही बह रही, उज्जैनी के बगल में, अर्थात निर्विंध्या के बगल में ये बह रही है। अब अगर क्रम को देखा जाए कि सिंधु नदी किस किस नदियों से होकर के मेघ यहाँ पर ये गुजर रहा है, तो एक बार हम आप लोगों के दिमाग में बैठा देना चाहेंगे कि पहले मित्रों कौन सी नदी को मिला था? नर्मदा नदी। एकदम इसको नोट कर लीजिएगा, मैं तो कहूंगा नर्मदा नदी को। इस नदी के बाद कहाँ जाता है? किस नदी के पास? वेत्रवती, जिसको कि हम लोग आधुनिक वेतवा भी कहते हैं, वेतवा नदी। इस वेतवा नदी के बाद वह कहाँ जाता है? याद रहे, वन नदी। अब आप लोग कहेंगे सर इस वन नदी के बारे में विस्तृत तो कोई चर्चा किए नहीं, लेकिन मित्रों यह वही वन नदी है जहां पर कि वो पुष्पलावी मुखानाम है ना, पुष्पलावी मुखानाम याद होगा। इसी वन नदी के किनारों पर जूही की कलियां उगी हुई हैं और उसी जगह पे वह फूल तोड़ रही हैं। इस वन नदी को, इसको आप लोग कम जानते होंगे, लेकिन यहाँ से परीक्षा का प्रश्न बनता है मित्रों। क्या बनता है? देखिए, इस वन नदी को एक और नदी कहते हैं जो कि बड़ा ही गुड़ प्रश्न हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसको पार्वती नदी भी कहते हैं, एकदम नोट कर लीजिएगा।
इसको बहुत से कम लोग जानते होंगे। यदि परीक्षा में यह पूछ दिया जाए पार्वती नदी किसको कहते हैं, अब दे देगा इतनी नदियों का मित्रों, तो अच्छे अच्छे लोग धाराशायी हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अपने हम प्रैक्टिस सेट में भी रखेंगे, यह भी याद रखिएगा, है ना। जो हम लोग टेस्ट, लाइव टेस्ट प्रश्नोत्तरी जब करेंगे, मैं भी से हम बता दे रहे, इसको जरूर हम रखेंगे, है ना। कहा जाता है कि यह वन नदी मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि यह जाकर किसी बेतवा में मिल जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह कहां पर मिलती है, शिप्रा नदी में मिलती है। ठीक, यह शिप्रा नदी में मिलती है। ठीक, वहां पर जब हम वन नदी की चर्चा किए थे तो कहना भूल गए थे, क्योंकि हर समय देखिए हर बात दिमाग में नहीं आ पाती है। ठीक, इसको लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वन नदी छोटी नदी है, कुछ लोग कहते हैं बेतवा में मिलती है, कुछ लोग कहते हैं शिप्रा नदी में मिलती है। तो यह हमारे ख्याल से परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है। अब इस वन नदी के बाद मित्रों कौन सी नदी आ जाती है, निर्विंध्या नदी। कौन सी आती है, निर्विंध्या नदी आ जाती है। इस निर्विंध्या नदी के बाद तब कौन सी नदी अब आ रही है मित्रों, यही आ जाती है काली सिंधु नदी, है ना, यह नदी आ जाती है। ठीक, अब ये नदी आ गई, अर्थात अब तक हम लोगों ने कितनी नदियों को पढ़ चुका है, 1 2, वन नदी 3, निर्विंध्या 4, और यह 5 नदियों का अध्ययन कर चुका है हम लोगों ने। और धीरे धीरे 30 श्लोक का मतलब कि हम लोग धीरे धीरे पूर्व मेघ को आधा समाप्त भी कर चुके, और आज भी हम लोगों की मित्रों 9वीं कक्षा चल रही है ना। टाइम तो हम लोग ज्यादा वेस्ट करते नहीं। ठीक, अब इसकी व्याख्या करने में जितने समय लग जाए, ठीक है मित्रों। तो ये क्रम भी आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा, यह नदियों का क्रम है। ठीक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हो सकता है परीक्षा में इसी प्रकार से भी प्रैक्टिस सेट में रखेंगे मित्रों, अंदर जा करके प्रश्नों को। ठीक, चलिए, अच्छा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को इस तरह से मित्रों सिस्टम से पढ़ लीजिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये चीजें बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में भी जाएंगे तो इस प्रकार से अध्ययन करने को नहीं मिलेगा। ठीक, और आप लोगों को मैं तो निःशुल्क में दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मैंने अध्ययन किया है। हम भी खैर छोड़ते हैं इस बातों को, चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ। तो जो इसमें महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, सिर्फ उसी को हम लोग फटाफट देख लेते हैं मित्रों, क्योंकि समय ज्यादा लग जा रहा है मेरे विचार से। ठीक, अब आप लोगों के विचार से भी बताइएगा, है ना। वेड़ी भूत, तो मित्रों यहाँ पर वेड़ी धन च्वी प्रत्यय धन भू धन कत लगा लेंगे मित्रों, और बना लेंगे हम लोग क्या, वेड़ी भूत। अब वेड़ी भूत बन गया, राइट। अब वेड़ी भूतम प्रतनु सलिला यस्यासा, है ना। ठीक, वेड़ी भूत प्रतनु सलिला यस्यासा, तो मित्रों टोटल में पूरे में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, राइट। यह पूछा जा चुका है शायद मित्रों, तो इसको थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, ताम अतीतस्य सिंधु, ये सिंधु से अभी मुझे याद है मित्रों एक बात इसके बारे में बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जानकारी है। क्या सिंधु देखिए देवगिरी या फिर बागी से निकलती है। ठीक, जैसा ऑप्शन देखिएगा आप लोग लगा लीजिएगा कि यह देवगिरी या बागी से निकलती है ना, यह नोट कर लीजिएगा। ठीक, एकदम अपने पुस्तक में चाहे यत्र तत्र कहीं भी, क्या सिंधु नदी देवगिरी या बागी से निकलती है और चंबल में जाकर के मिलती है। ठीक, चंबल में जाकर के मिलती है। यह हो सकता है आप लोगों से पूछ दिया जाए, है ना, कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो देवगिरी ऑप्शन में देगा या फिर बागी देगा, दो में से कोई एक देगा। और फिर यह कहाँ जाकर के मिलती है, तो चंबल में मिलती है। इसलिए मित्रों इसको महत्वपूर्ण नोट कर लेना है। आगे देखिए, पांडु छाया, तो मित्रों विशेषण है यह भी, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, पांडु छाया अर्थात चलिए, अच्छा आगे देखते हैं हम लोग। तटरूह तरु भ्रंश भी जीर्ण पर्ण ही, तृतीया विभक्ति है लास्ट में। और यहाँ पर देखिए जीर्ण पर्ण ही, जीर्णानि पर्णानि मित्रों कौन सा समास, कर्मधारय समास, राइट। हो सकता है जीर्ण पर्ण ही पूछ दे, लेकिन बचेगा नहीं, आप लोगों से पूछ देगा, इतना सरल है ये। ठीक,
आगे देखिए, सौभाग्यम ते शुभकम विरहावस्थया व्यंजयंती, लट लकार कार्श्यमेन त्यजति, है ना, विधिना स त्वयोपपाद्य। हम समझते हैं इधर कोई वैसा विशिष्ट मित्रों व्याकरणात्मक टिप्पणी है नहीं, है ना। अब बाकी एक एक में अगर, हाँ कार्श्यम कहा ये है, थोड़ा इसको देख लेते हैं चलिए। तो इसमें कृष धन से प्रत्यय है मित्रों, ठीक है, कृष धन से बन जाता है कार्श्यम, ठीक। अब बाकी ये न त्यजति, ये सब तो विधिना में कौन सी विभक्ति कौन नहीं जानेगा, तृतीया विभक्ति लट लकार, तो ये सब इसमें क्या है कि जो हम बताएं आप लोगों को, ठीक। तो मित्रों हम समझते हैं कि यह श्लोक भी आप लोगों को परीक्षा के दृष्टि से पूर्ण हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह रहा अगला श्लोक 21वां, देखते हैं इसे हम लोग। प्राप्यावंतीन उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान पूर्वोदिष्टामुपसरपुरीं श्री विशालां विशालां स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गिणां गां गतानां शेष पुण्य ऋतमेव दिवा कांति मतखंडमेकम। है ना मित्रों, अभी इस श्लोक में देखिए यक्ष मेघ से उज्जैनी के वैभव का वर्णन कर रहा है। देखिए हम लोग कल की ही कक्षा में अंतिम में पढ़े थे कि हे मेघ, तुम्हारा उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए हुए तुम्हारा मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन उस उज्जैनी नगरी को तुम जरूर जाना। तो उज्जैनी नगरी का कुछ तो विशेषता है, एक विशेषता तो बता दिए थे उसी जगह कि वहां के पौरांगनाओं से तुमको क्या करना, उनसे परिचित होते जाना, उनकी कटाक्षों से, है ना। अब उसका जो वैभव का वर्णन है इस श्लोक में कर रहे हैं, और साथ ही इसमें एक अवंती प्रदेश की भी चर्चा है। आइए देखते हैं इस श्लोक को। कर प्राप्य, प्राप्य अर्थात लब्धवा, पहुंच कर, प्राप्त कर। तो मित्रों अर्थ होगा प्राप्त कर, हम लोग अर्थ लगा लेंगे क्या, पहुंच कर, पहुंच कर। तो प्रश्न उठता है मेघ तुम पहुंच कर, तो प्रश्न उठता है तो कहां पहुंच कर, कर अवंतीन, अवंतीन अर्थात अवंती जनपद को, अर्थात अवंती जनपद को, ठीक। हे मेघ तुम अवंती जनपद को पहुंचकर। तब फिर प्रश्न उठता है मित्रों कि किस अवंती जनपद को पहुंचकर, वह कैसी अवंती जनपद है। तो देखिए कर उस अवंती जनपद को, जो अवंती जनपद उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, न यहां से ले लेंगे ना, करे उस अवंती जनपद को जहां पर उदयन कथा अर्थात उदयन कथा का कोविद मने जानकार, कोविद मतलब जानकार, कोई जानकार, ग्राम मने ग्राम, वृद्धान मने वृद्धों से, ग्राम वृद्ध से, ठीक, ग्राम वृद्ध से निवसित, ग्राम वृद्ध से निवसित हो गया ना। तो कह रहे हैं कि हे मेघ तुम पहुंचकर उस अवंती जनपद को पहुंचकर, जो अवंती जनपद उदयन कथा के जानकार ग्राम वृद्ध से निवसित है, उस अवंती जनपद को पहुंचकर, ठीक। अब मित्रों प्रश्न उठता है उस अवंती जनपद को पहुंच करके तुमको क्या करना है, ठीक। तब देखिए अगला कार्य इसमें बता रहे अवंती जनपद को पहुंच करके क्या करना है। तो कह रहे देखो पूर्वोदिष्टम उपसरम, कि पूर्व में उद्दिष्ट किए गए या फिर पूर्व में कहे गए, पूर्व में कहे गए, ठीक। तो मित्रों पूर्व में कहे गए, तो चलिए अच्छा इसकी चर्चा बाद में करेंगे। उपसर माने जाना, तो जो मैंने पूर्व में कहा है उधर की ओर चले जाना, जो मैंने पूर्व में कहा, यानी कि जहां पर हम लोग कल की कक्षा मित्रों समाप्त किए थे, जो उज्जैनी की चर्चा हो रही थी, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया, ठीक, कि पूर्व में जो मैंने कहा है उधर की ओर चले जाना। तो पूर्व में मैंने क्या कहा था, उस पूरीम को चले जाना जो श्री विशालाम, श्री विशालाम का मतलब होगा मित्रों शोभा से संपन्न, लक्ष्मी इत्यादि की शोभा से संपन्न, और विशाला मने विशाला, विशालाम अर्थात विशाला, या फिर कह ले मित्रों उज्जैनी, है ना, अर्थात उज्जैनी को, ठीक। तो चूंकि देखिए पूर्व में उद्दिष्ट उज्जैनी को ही ने कहा था कि उत्तर दिशा में जाते हुए तुम्हारा मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन उज्जैनी को चले जाना। इसी बात को मित्रों यहाँ पर कालिदास जी लिख रहे हैं कि पूर्वोदिष्टाम उपसरा, कि पहले तुम इस अवंती जनपद को पहुंचना है, उस अवंती जनपद में जहां पर कि उदयन के कथा के जानकार ग्राम वृद्धों से निवसित है अवंती जनपद,
और वहां के बाद जो मैंने पूर्व में कहा है, जो शोभा से संपन्न जो विशाला नगरी है, जो उज्जैनी नगरी है, तुम उधर की ओर चले जाना। आगे बातें समझ में मित्रों। अब आप लोगों के दिमाग में खटकती होगी ये बात, ये विशाला, उज्जैनी और अवंती वाली, खास तौर से कि जब उज्जैनी की ओर पहुंचना है फिर ये विशाला है तो ये क्या है। ठीक, तो मित्रों इसको अभी हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं, जस्ट पहले अर्थ को समझ लेते हैं प्रश्नोत्तरी को, फिर मैं लास्ट में आप लोगों को एकदम स्पष्ट कर दूंगा अंतिम में इस श्लोक के बाद में कि ये अवंती क्या है, विशाला, उज्जैनी, अवंती, अवंतिका किसको कहते हैं। ठीक, वैसे कुछ चर्चा कल की कक्षा में हो चुकी है। अब देखिए, कर उस विशाला को पहुंच जाना, तब वह जो उज्जैनी का मित्रों, तब नीचले 2 पंक्तियों में उस विशाला की ओर जाने की जो बात कर रहे हैं, वह विशाला का वैभव कैसा है, उस उज्जैनी देखने में कैसी लगती है, उसकी वर्णन कर रहे हैं इन 2 श्लोकों में। देखते हैं। कह रहे स्वल्पी भूते, स्वल्पी भूते मतलब कि स्वल्प हो जाने पर, भूते मन हो जाने पर, अर्थात कह ले मित्रों क्षीण होने पर, क्षीण होने पर, किसके क्षीण होने पर, सप्तमी विभक्ति है यहां पर ना। करें सुचरित फले, सुचरित फले मतलब मित्रों पुण्य फलों के, ठीक, पुण्य फलों के क्षीण होने पर, राइट। अब करें स्वर्गिणाम गाम गतानाम, स्वर्गिणाम है ना, यानी कि स्वर्गिणाम अर्थात कह ले कि जो स्वर्ग में निवास करने वाले, स्वर्ग में निवास करने वाले, या फिर करें स्वर्गवासियों के, स्वर्गवासियों के गाम अर्थात पृथ्वी, यह शब्दावली, यह शब्दार्थ मित्रों एकदम नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ना, कि स्वर्गवासियों के पृथ्वी पर गतानाम मने लाए, गतानाम मने आए हुए, राइट। चलिए अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि देखो, पुण्य फलों के क्षीण होने पर स्वर्गवासियों के द्वारा, स्वर्गवासियों को पृथ्वी पर आए हुए, गाम अर्थात पृथ्वी पर आए हुए, ठीक। यह थोड़ा सा मित्रों समझने में टेढ़ा लगेगा, लेकिन अभी समझाएंगे हम पूर्ण रूप से कि पृथ्वियों पर आए हुए, और शेषा माने, अब देखिए शेष, शेष और पुण्य ही माने पुण्य। अब करें कि उनके कुछ पुण्य शेष भी रह गए थे, उन पुण्य ही तृतीया है, तो कह रहे इस जो पुण्य शेष रह गए थे उसके द्वारा हृत में, हृत माने लाए गए, लाए गए, इव माने समान, इव अर्थात समान, दिवह माने स्वर्ग, दिवह माने स्वर्ग के, और कह रहे कांति माने उज्ज्वल, अर्थात कह ले फिर उज्ज्वल कांति के समान, मत खंड में एकम, यानी कि खंड को, या फिर करे कि टुकड़ा को, या फिर टुकड़ा, ठीक। तो कह रहे उनके जो पुण्य शेष फल रह गए थे उन्हीं के द्वारा लाए गए स्वर्ग के टुकड़े के समान उज्ज्वल कांति को देखोगे। अब मित्रों इसके पुनः अर्थ को समझने से पहले बस इतनी पंक्ति को आप लोग समझिए। जैसे देखिए, कहा जाता है जब हम लोगों को पुण्य प्राप्त हो जाता है तो हम लोग स्वर्ग में हम लोग रहने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि जो स्वर्ग में जो पुरुष लोग रह रहे थे उनका पुण्य फल क्षीण हो गया, तो पुण्य फल जब क्षीण हो जाएगा तो वह स्वर्ग से कहाँ चले आएंगे, गाम, इस पृथ्वी पर आ जाएंगे ना, तो वह स्वर्गवासी पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन पूरा उनका पुण्य फल समाप्त नहीं हुआ था, उसमें से कुछ पुण्य फल शेष रह गए थे, है ना, तो शेष ही पुण्य ही, तो जो उनके कुछ पुण्य फल जब शेष रह गए थे उसी के द्वारा, उसी के कारण उन्होंने क्या किया कि वहां से स्वर्ग से ले आए, स्वर्ग से क्या किए, वो ले आए, जब पृथ्वी पर आने लगे तो क्या ले आए, है ना। तो कह रहे उसी भवन को, बिल्डिंग को, मकान को, ऐशो आराम को, क्योंकि भाई हम स्वर्ग में नहीं रहेंगे लेकिन स्वर्ग जैसा घर को उठा कर ला करके पृथ्वी पर रहेंगे, है ना। तो वह स्वर्ग जैसा घर को, उज्ज्वल कांति वाले स्वर्ग जैसे टुकड़े को, यही उपमा ये दे रहे हैं कि स्वर्ग के समान कांति वाले इस टुकड़े के समान उस उज्जैनी को तुम देखोगे। तो जब वह कुछ पुण्य फल रह गया था तो उसी के द्वारा उन्होंने अपने उस घर को, उस नगर को लेते आए। आगे बातें समझ में, ठीक, उसी बातों को कह रहे हैं। अब पुनः देख लेते हैं
कि हे मेघ तुम उज्जैनी को किस प्रकार देखोगे, किस उज्जैनी के तरफ तुमको जाना है। सुनो, उस उज्जैनी के तरफ जो कि पुण्य फलों के क्षीण होने पर स्वर्गवासियों के पृथ्वी पर आए हुए और पुण्य के शेष रह जाने पर और कुछ पुण्यों के शेष रह जाने पर साथ में लाए गए उस स्वर्ग के टुकड़े के समान उज्जवल कांति के समान उस उज्जैनी के तरफ तुम चले जाना। ठीक, अब पुनः से संपूर्ण अर्थ को समझते हैं मित्रों कि हे मेघ उस अवंती को जो कि जनपद उदयन कथा के जानकार ग्राम विद्धों से निवसित है, उस अवंती को तुम पहुंच करके पूर्व में कहे गए शोभा से संपन्न इस विशाला अर्थात उज्जैनी पुरी को तुम चले जाना। और उस उज्जैनी पुरी को तुम चले जाना जो कि पुण्य के फलों के क्षीण होने पर स्वर्गवासियों के द्वारा पृथ्वी पर आए हुए और साथ में कुछ पुण्य शेष रह जाने के कारण लाए गए स्वर्ग के टुकड़े के समान कांति वाली उस उज्जैनी के तरफ तुम चले जाना। तो मित्रों हम समझते हैं, बात तो क्लियर हो गया। अब समझते हैं इसमें से परीक्षा के उपयोगी प्रश्नोत्तरी को। पहले इस पंक्ति से निकालते हैं प्रश्न को, है ना, कि प्राप्यवंत यानी कि उदयन कथा के जानकार ग्राम वृद्धों से निवसित कौन सी नगरी है। तो मित्रों अवंती है। पुनः प्रश्न को समझिए कि उदयन कथा के जानकार लोग कहाँ रहते हैं, तो अवंती प्रदेश में रहते हैं। या अवंती प्रदेश में कैसे लोग रहते हैं, युवा लोग रहते हैं या संगीतकार लोग रहते हैं या उदयन कथा के जानकार लोग रहते हैं। तो अवंती प्रदेश में मित्रों उदयन कथा के जानकार लोग रहते हैं। दोनों तरफ से प्रश्न को घुमा करके पूछा जा सकता है। तो यह प्रश्न आप लोगों का तैयार। अब इस पंक्ति से प्रश्न को सुनिए। ठीक, उस अवंती प्रदेश के बाद मेघ कहाँ जाता है। अवंती प्रदेश के बाद, अवंती जनपद के बाद मेघ कहाँ जाता है मित्रों, तो विशाला को जाता है। ठीक, इस अवंती को लेकर घबराइए नहीं, मैं सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा, लेकिन इसके पहले इन सब बातों को हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, बीच में लिखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक, तो कह रहे हैं कि इस अवंती के बाद मेघ कहाँ जाता है, उज्जैनी को जाता है। अब इस पंक्ति से मित्रों अगर विशेष विशेषण का प्रश्न पूछे कि पूर्वोदिष्टाम यह किसका विशेषण है और यह श्री विशालाम किसका विशेषण है, तो मित्रों यह क्या है, विशेषण है ना। यह दोनों क्या है, पूर्व में उद्दिष्ट किए गए। ठीक, और श्री शोभा से संपन्न कौन है, यह विशालाम उज्जैनी नगरी। तो मित्रों यह क्या हो जाएगा, विशेष्य। ठीक, तो इस पंक्ति से जो आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, एक तो वो होगा कि कहाँ जाता है, उज्जैनी को जाता है। दूसरा यह हो जाएगा कि विशालाम का विशेषण कौन है, तो यह दोनों विशेषण है। या फिर यह पूछा जाए पूर्वोदिष्टाम यह किसका विशेषण है, तो विशालाम का विशेषण है। राइट मित्रों, तो इसमें से हम समझते हैं 3 प्रश्न बन जाएगा। एक बार इसको हम लोग विशेष विशेषण को पलट देंगे तो ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इस पंक्ति में चलते हैं कि क्षीण होने पर पुण्य फलों के स्वर्गवासियों के पृथ्वी पर आए हुए, है ना, शेष पुण्य फल के लाए गए स्वर्ग को उज्ज्वल के समान है कि वह विशाला, वह उज्जैनी। या फिर हाँ इस तरह से प्रश्न कि स्वर्ग के टुकड़े के समान कौन सी नगरी है, स्वर्ग के टुकड़े के समान कौन सी नगरी है। तो मित्रों कौन सी नगरी है, यह विशाला नगरी है, उज्जैनी नगरी है। ठीक, या फिर कहाँ के लोग कि स्वर्ग पुण्य के फलों के क्षीण होने पर किस नगरी को लोग स्वर्ग के टुकड़े के रूप में ले आए, तो उज्जैनी नगरी को लोग ले आए। ठीक, तो हम समझते हैं इससे आप लोगों का इन दोनों से यह प्रश्न कंप्लीट हो गया। राइट मित्रों, अब इसी जगह हम लोग थोड़ा सा जो है कि यहाँ पर अलंकार की चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों देखिए यहाँ पर विशालाम विशालाम है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से द्वित होने से यमक अलंकार है ना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस श्री विशालाम का अर्थ है विशालाम का शोभा संपन्न और इसका अर्थ है उज्जैनी। तो इस पंक्ति से उठा करके पूछ दे तो एकदम 100% लगा दीजिए यमक अलंकार। अब बात करते हैं मित्रों इस पंक्ति में भी अलंकार है। ठीक है, इस पंक्ति में जो अलंकार दिया है मित्रों कह रहे हैं कि अप्रकृत से प्रकृत वाला अर्थात इसमें उत्प्रेक्षा कर रहे हैं यहाँ पर उसके समान लाए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों किसकी कर रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार।
अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो संकर अलंकार हो जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग पूछता है तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। राइट, तो अब हम लोग समझते हैं किसमें से बाकी से सभी प्रश्नों पर दृष्टिपात हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों की तरफ। तो देखते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को हम लोग। प्राप्य है ना मित्रों, यह तो सरल है बिल्कुल। प्रधन आप धन, फिर कत्वा लगा लेंगे, इसके बाद क्या लगा लेंगे, लेप। ठीक, प्र आप कत्वा लेप प्राप्य, सरल है बिल्कुल, है ना। अब आगे देखते हैं अवंतीन, है ना मित्रों। यह अवंतीन का थोड़ा सा देख लेते हैं, यह महत्वपूर्ण है। ठीक, तो देखिए अवंती से अण प्रत्यय लगा लेते हैं मित्रों, और उसके बाद जनपदे लुपी सूत्र आ जाता है, वृद्धि आदि का निषेध करके मित्रों बन जाता है अवंती। राइट, है ना। तो बराबर अवंती, चलिए ठीक है। यह हो सकता है पूछ दे अवंती में कौन सा प्रत्यय मित्रों, तो अण प्रत्यय है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें उदयन कथा, तो उदयनस्य कथा कौन सा समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। राइट, अब आगे बढ़ेंगे तस्य कोविद, उस उदयन कथा का जानकार, तो उस उदयन कथा का जानकार मित्रों, तो यहां पर भी हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। अब तादृशा ग्राम वृद्धा, कि इस उदयन कथा के जानकार लोगों से, ऐसे लोगों से गांव के वृद्ध से निवसित, तो मित्रों यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक, अच्छा यहां पर मित्रों एक चीज और भी हम लोगों को जान लेनी चाहिए। यद्यपि आप लोग जानते होंगे कि यह जो उदयन है वह कहां का राजा था, वत्स देश का राजा था। वत्स देश का राजा था कौन, उदयन। ठीक, और इसकी राजधानी जो कि आज प्रयागराज से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर जो कौशाम्बी है, इसकी राजधानी थी, है ना। कौशाम्बी, उस समय इसका कोसम भी नाम था, कोसम या कौशाम्बी, ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा। हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कि वत्स दे यानी कि उदयन की राजधानी कहाँ थी, तो कौशाम्बी नाम न दे कि अगर कोसम दे, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसलिए नोट करना यह भी आवश्यक है। और उदयन कहाँ का राजा था, तो वत्स देश का राजा था, आप लोग सभी लोग जानते हैं। अच्छा, इस उदयन को जो कथा, जो वहां के आखिर में ग्राम वृद्ध लोग जो कथा जानते हैं, तो उदयन की कौन सी कथा जानते हैं, ठीक है। तो ही उसी कथा की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, कि वह उदयन को ये जो राजा प्रद्योत थे, ये कौन से राजा थे, प्रद्योत, यह भी नोट कर लीजिएगा। राजा प्रद्योत ने इस उदयन को क्या किया था, बंदी बना लिया था। अपनी जो उनकी पुत्री थी उसको जो है वीणा सिखाने के लिए, और फिर वह वीणा सिखाते सिखाते और वह उनकी पुत्री सीखते सीखते इसी उदयन के ऊपर ही मुग्ध हो जाती है। फिर समय और मौका देख करके दोनों वहां से भाग जाते हैं। ठीक, ऐसी कथाएं हैं। इसी कथाओं के जानकार ग्राम वृद्ध लोगों से निवसित है यह अवंती नगरी। ठीक है ना। चलिए, तो अगर यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछ दे मित्रों, उदयन कथा किस नगरी में कही जाती है, तो अवंती नगरी में कही जाती है। राइट, ये सब सारे के सारे प्रश्न मित्रों, अर्थ इसका समझने और रस लेने में तो हम लोगों की, वो तो अर्थ तो जानना ही है, लेकिन रस लेने में वो हम लोगों का लाभ नहीं है। लाभ है इन सब प्रश्नों को पकड़े। ठीक, आगे देखते हैं इसके कि पूर्व उद्दिष्टाम। उद्दिष्टाम तो मित्रों उद उपसर्ग लगा लेते हैं, दिश धातु लगा लेते हैं, कट प्रत्यय लगा लेते हैं, फिर टाप लगा लेंगे। उद्दिष्ट में टाप उद्दिष्टा हो जाएगा। ठीक, उद्दिष्टाम उपसर्गा पूरी श्री विशालाम विशालाम, इसको तो एकदम में नोट कर लीजिए, एक तो एकदम में महत्वपूर्ण है ना। विशिष्टा विविधा वा विशालाय श्याम सा विशालाम, तो मित्रों कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण, क्योंकि नाम बड़ा चर्चित है, तो प्रबल संभावना है इसको परीक्षा में पूछे जाने की। ठीक, अब देखिए स्वल्पी भूते। स्वल्पी तो स्वल्प में मित्रों स्वल्प धन च्वी प्रत्यय लगा लेंगे, है ना। च्वी प्रत्यय लगा लेते इसमें बन जाता है स्वल्पी। ये कोई विशिष्ट नहीं है जो कि पूछेगा, अगर आप लोगों को नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। सुचरित फले स्वर्गिणाम गाम गता नाम, है ना।
स्वर्गधन इनी प्रत्यय लगा करके मित्रों क्या करेंगे, इसके बाद तेषाम अर्थात षष्ठी विभक्ति की उत्पत्ति कर लेंगे, स्वर्गिणा, स्वर्ग में निवास करने वाला हो जाएगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, शेष ही पुण्य ही, तृतीया विभक्ति हृतमेव दिवह, यह तो याद रहे कि इसका क्या अर्थ है मित्रों, स्वर्ग। यह आप लोगों को हम लोगों को यह शब्दार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और यह गाम हमने कहा कि यह भी शब्दार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम अपने प्रैक्टिस सेट में इसको भी रखेंगे, याद रहे, लाइव टेस्ट प्रश्नोत्तरी में, ठीक। कांतिम खंड में कम, कोई समस्या नहीं, इधर छोड़ देते हैं इसको, है ना। अब हम लोग बात करते हैं मित्रों ये अवंती और इस विशालाम की, जो कि आप लोगों को खटक रही होगी। तो अब यह श्लोक तो हम समझते हैं पूर्ण हो गया, बाकी सब प्रश्नों की दृष्टि से अब यह जो दो बातें खटक रही हैं, इसको चलिए हम लोग पूर्ण करते हैं, एकदम सारी कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। आज के बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा इस अवंतिम और विशालाम को लेकर के। चलिए, इतने में काम हम लोगों का हो जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। देखिए, ये रही विशालाम, ठीक। तो हम लोग उज्जैनी लिख लेते हैं यहाँ पर, एकदम आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ये उज्जैनी है। यह देखिए, कल भी चर्चा हुई थी कि यह 7 नगरियों में से, है ना, अयोध्या, काशी, माया, मथुरा, कांची, उज्जैनी, यह 7 नगरियों में से एक नगरी है कहा जाता है। और यह 7 नगरी जो है मोक्ष प्रदायिनी होती हैं। यह भी अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछ दिया जाए, है ना, कि मोक्ष प्रदायिनी नगरी कौन है, जैसे उज्जैनी, माल प्रदेश, और मान लेते हैं यह दशारण देश, हम लोगों के मेघदूतम के अनुसार यदि दे दे कि मोक्ष प्रदान करने वाला इसमें से कौन सा नगर है मित्रों, तो उज्जैनी है। यह भी नोट एकदम कर लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से, है ना, क्योंकि यह 7 नगरियों में आती है, 7 नगरियों में से। और उन 7 नगरियों को मित्रों, है ना, द्वारकावती चाहे सप्त, द्वारका भी आती है उसी में ना, ठीक, क्योंकि पूरी द्वारकावती चाहे सप्त मोक्षदायिनी, तो मोक्ष देने वाली है, ठीक। इसी उज्जैनी के जो अन्य नाम है मित्रों, उसको देखिए। इसी उज्जैनी को हम लोग क्या कहते हैं, विशाला कहते हैं, ठीक। एक नाम यह भी नोट कर लीजिए। अब इसी उज्जैनी नगरी को मित्रों हम लोग अवंती भी कहते हैं, और इसी उज्जैनी नगरी को हम लोग अवंतिका भी कहते हैं। देखिए, यह इतने इसके ढेर सारे नाम हैं, अवंतिका भी कहते हैं। और इसी को एक और महत्वपूर्ण नाम, यद्यपि उस दिन भी चर्चा हुई थी, है ना, पुष्पकरंडिनी, पुष्पकरंडिनी, ठीक, यह नाम है, यह भी कहते हैं। तो मित्रों देखिए, इसके यहाँ टोटल कितने नाम हो गए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। यह 5 नाम है उज्जैनी के। इनमें से कुछ भी अगर कैसे भी प्रश्न घुमा करके पूछे मित्रों परीक्षा में, एकदम तटस्थ रहिए, सावधान रहिए, गलत नहीं होने पाए, नहीं तो समझ लीजिएगा कि मेरा इस प्रकार से इतना मेहनत करके पढ़ाया बताया सब व्यर्थ हुआ, अगर आप लोगों ने पढ़ करके भी गलत किया तो। अब देखिए, तब बात आते हैं मित्रों, ये वाला अवंती कौन है। तो मित्रों, ये वाली जो अवंती है, देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम देखिए अवंती है, ठीक, ये नाम है। अब आप लोगों की इस अवंती में हर्ष और दीर्घिकार का अंतर तो नजर आ रहा है ना। तो इस अवंती और इस अवंती में देखिए अंतर है, ठीक। तो इस अवंती, यह अवंती जो है, यह मालव प्रदेश का उत्तरी भाग है। यह अवंती को हम इसलिए इसको मालव भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। यह मालव देश का कहते हैं, यह उत्तरी भाग है। यह कौन सा भाग है मित्रों, यह देखिए उत्तरी भाग, अरे पूर्वी, उत्तरी नहीं भाई, पूर्वी, ठीक। इस मालव प्रदेश के पूर्वी में यह पड़ता है अवंती। इस अवंती की राजधानी है यह क्या है मित्रों, राजधानी, ठीक। इसी अवंती की राजधानी है, चाहे उज्जैनी कह ले, विशाला कह ले, अवंती कह ले, अवंतिका चाहे पुष्पकरंडिनी कह ले। अगर मान लेते हैं आपको आ जाए परीक्षा में अवंती, हरस्व इकार लगा करके पूछ दे अवंती की राजधानी कौन है, उसी में अवंती भी रख देगा, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इस हरस्व दीर्घ को पकड़ नहीं पाएंगे मित्रों। तो एकदम आप लोग नोट कर लीजिए, दीर्घ इकार लगाइएगा तो यह उज्जैनी बन जाएगी, और जब हरस्व इकार लगा दीजिएगा
तो यह जो है कि यह उदयन कथा के जानकार वाले ग्रामों की यह विशेषता वाली अवंती प्रदेश बन जाएगा, जो कि मालव प्रदेश का पूर्वी भाग है, जो कि पूर्वी भाग है। ठीक मित्रों, तो हम समझते हैं कि यह आप लोगों को इधर बिल्कुल यह दूध की और दूध पानी जैसे अलग अलग होता है, वैसे अलग अलग होकर के समझ में आ गया होगा। राइट, तो ठीक है मित्रों, अब आज यही तक हम लोग रहने देते हैं। हमारे कुछ भाई बहन कह रहे हैं कि सर बाबूराम सक्सेना को भी पढ़ाइए, बड़ा जोर दे करके कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनके लिए भी, चूंकि आज समय ज़्यादा हो गया, अब एक श्लोक हम कम कर देंगे, क्योंकि हमारे कुछ एक दो लोगों का कहना है कि सर 4 श्लोक पढ़ा देते हैं, दिमाग से बाहर ऊपर जाने लगता है। तो कोई बात नहीं, सच बात है कि 1.5 घंटा 1.25 घंटा पढ़ने में हो सकता है आप लोगों के दिमाग से ऊपर जाए। कोई बात नहीं, हम लोग 3 श्लोक रखेंगे और इधर से कट करके थोड़ा सा उधर बाबूराम सक्सेना को प्रारंभ करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें नोट कर लीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह कक्षा अवश्य ही समझ में आती होगी। नहीं तो कहीं से भी मित्रों कोई त्रुटि रह जाती होगी तो उसको आप लोग कमेंट्स करके अवश्य बताइए। ठीक है मित्रों, हम लोग कल मिलते हैं ठीक इसी समय 7:30 बजे। नमो नमः।